हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज हम अपना जो 10th क्लास की इकोनॉमिक चल रही है हमारी, उसका सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। ये दूसरा अध्याय है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का इसका मतलब क्या हो गया कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं। जैसे कोई सर्विस सेक्टर हो गया, कोई जहाँ पर सेवा प्रदान करता है, कोई जो फैक्ट्री है जहाँ पर कुछ बनता है वो एक सेक्टर हो गया, जो कि किसान है हमारा वो एक सेक्टर हो गया। इस तरह से 1, 2 और 3 सेक्टरों में इसको हमने डिवाइड करा है। तो इसमें जो है जो क्षेत्रक है इसका जो मतलब हो गया वो जो एरिया जो है वहाँ का। जैसे कि एक ये एरिया है, किसान हो गया ये, ठीक है। एक ये हो गया जैसे ये सर्विस सेक्टर हो गया, यहाँ पे आदमी सर्विस देता है। ये किसान है जो अपना खेती पाती करता है। ये सर्विस वाले हैं जो अपनी नौकरी सेवा देते हैं, जो नौकरी करते हैं। और दूसरा जो हो गया उत्पादन करता है। तो इस तरह से इसको हम आगे इसमें देखेंगे। क्षेत्र का मतलब, ये क्षेत्र बहुत कनिष्ठ हिंदी दे रखी है यहाँ पर। इसका मतलब हो गया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, या इंग्लिश में कहें तो सेक्टर हैं, ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं। क्या इसमें पहले चित्र देख लो। इसमें पहले ये चित्र देख लेते हैं जो है यहाँ पर बने हुए। जैसे इसमें एक ये जो है जो ईंटें बनाता है, एक ये अपनी कच्ची मिट्टी से ईंटें बना रहे हैं। इधर जो औरतें हैं ये क्या कर रही हैं, पेड़ से कपास निकाल रही हैं। इधर ये जो है कोई सामान बेच रही हैं। और यहाँ पर ये डाकिया है जो अपनी चिट्ठी पत्रियाँ जो हैं, लेटर्स जो हैं जो पहुँचाता है। और ये यहाँ पर ये सर पे रख कर ये कुली हैं जो कुली सामान ढोने काम करते हैं। इसलिए लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं तो सबके काम भी अलग अलग हैं, सबका तरीका भी अलग अलग है। तो इसमें बता रहे हैं कि चित्र तो हमने देख लिया है। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। जो लोग हैं वो, क्योंकि बहुत सारी, कोई कुछ कर रहा है, ईंटें पात रहा है, कोई कुली काम कर रहा है, कोई लेटर बांट रहा है, कोई कपास से कपास निकाल रहा है खेत में से। तो ये जो गतिविधियाँ हैं ये क्या है, इनमें से कुछ गतिविधियाँ वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। कुछ क्या करती हैं, वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। कुछ अन्य सेवाओं का सर्जन करती हैं। कुछ क्या करती हैं, वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। और कुछ क्या करती हैं, सेवाओं का सर्जन करती हैं। ठीक है। ये गतिविधियाँ हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं। ये जो और ये क्या होती है, हमारे चारों ओर हर समय होती रहती हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारे चारों ओर जिधर भी हम देखेंगे उधर कुछ न कुछ गतिविधि, कुछ न कुछ जो है कार्य हो ही रहा है। हमें जो है इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकरण कर देना चाहिए। जो ये जो गतिविधियां हैं इनको क्या करें, इनको वर्गीकृत कर दें। मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ऐसे करके उनको एक श्रेणी में बांट दें, जिससे हमको ये बता जाए भाई हाँ इस श्रेणी में इतनी है, उसमें इतनी है, इसमें इतनी है। इस तरह से हमको ये समझ में आ जाए। इन समूहों को क्षेत्रक कहते हैं। और इन्हीं को, जो हमने इनको श्रेणी में बांट दिया है, एक श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, और इन्हीं सबको क्या कहते हैं, इन्हीं सबको हम क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है। इन समूहों को ही क्षेत्रक कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कोई उद्देश्य है उसके हिसाब से, और जो वर्गीकरण है उनको अनेक तरीकों से, उनके मापदंडों के हिसाब पर। जैसे कहीं पर फैक्ट्री में कुछ बन रहा है तो सारी फैक्ट्री वाली हो गई। कोई सर्विस है, कोई नौकरी करता है, सारी नौकरी वाली हो गई। कोई किसान है जो खेती करता है, सारा खेती वाला होगा। इस तरह उनको हम उनको अलग अलग वर्गीकरण करके बांट देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं जो गतिविधियां हैं। ये जो गतिविधियां हैं ये क्या हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जो प्राकृतिक उत्पादन है, जैसे जो खेती पाती होता है, जो प्रकृति से हमको स्वतः मिलता है। स्वतः मतलब कि हम खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं तो इस तरह हमको वो मिल जाता है। जैसे जो कपास का पौधा है वो वृद्धि के लिए हम, जो उसकी वृद्धि के लिए हम कहता ना तो किसी पूर्णतया प्रकृति कारक को, जैसे जो वर्षा है, सूर्य है और प्रकाश है, जलवायु है, जो जलवायु पर निर्भर है। जैसे कोई कपास खेती करता है, कोई भी खेती करता है तो उसमें क्या है, प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे वर्षा हुई, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वहाँ की जलवायु है, इस तरह फिर उसमें प्राकृतिक में बहुत ज़्यादा उसका जो है, जो प्राकृतिक है अपना जो रोल बहुत ज़्यादा अदा करती है। इस प्रकार जो डेयरी उत्पादन है, इसके लिए हमारे पशुओं के जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो लोग डेयरी में काम करते हैं वहाँ पर क्या, जो पशु अच्छे हों, उनको चारा सही से मिले, जब उनका उत्पादन अच्छे से होगा, ये इस पर निर्भर करता है। अतः इनका उत्पादन जो होता है उत्पाद होता है। दूध भी एक प्राकृतिक उत्पादक है। और जो हमको दूध मिला वो कोई हमने तो कुछ बनाया नहीं उसमें, वो भी एक प्रकृति से ही हमको मिला है। क्योंकि देखो चारा हुआ, चारा से पशु ने खाया, पशु से फिर हमने दूध निकाला, दूध निकालने के बाद कोई दूध हम खुद थोड़ी ना बना सकते हैं। ये तो गाय के एक अपनी जो कहते हैं जो शारीरिक प्रक्रिया है, जिससे हमको वो दूध मिला है। या हम कोई खेती करते हैं तो हमको अनाज मिलता है। इस तरह से ये कौन सी हो गई, ये सारी प्रकृति पर निर्भर हो गई है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक सेक्टर कहलाता है। तो ये इसमें बात जो है मार्क करने वाली है, ये अंडरलाइन करना है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह क्या कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक जो है क्षेत्रक कहलाता है, की गतिविधियां कहलाती हैं। आगे देखते हैं।
जो प्राथमिक क्यों, अब इसमें प्रश्न उठाए, हमने देख लिया जो कृषि है, जो पशुपालन है, ये सब प्राथमिक में आता है, लेकिन प्राथमिक क्यों है इसके बारे में हम देखते हैं अब। क्योंकि जो यह है इन सभी उत्पादकों का आधार जिसे हम क्रमशः निर्मित करते हैं, चूंकि हम अधिकांश जो है प्राकृतिक उत्पादन डेयरी, कृषि, मत्स्य एवं वनों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम किससे, डेयरी कृषि से प्राप्त करते हैं, डेयरी है, मत्स्य है जो मछलियाँ हैं, या जो मांसाहार जो हमको मिलता है, जो वन की जो वनस्पति है, ये किससे, कृषि एवं उनके सहायक क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। और इसीलिए हम इनको प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, जो हमको कृषि से या प्रकृति से प्राप्त होता है, और इनको हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेत्र का मतलब एरिया, क्षेत्र, और सेक्टर, इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जो हम अब हमारा दूसरा जो प्राथमिक सेक्टर हो गया, जो द्वितीयक सेक्टर है उसको देखते हैं। द्वितीयक सेक्टर की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों जो प्राकृतिक उत्पाद्य हैं उनको जो है विनिर्मित प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई गन्ना खेत में बोया है, किसी खेत में गन्ना बोया है, ठीक है, ये गन्ना है। अब ये जब कहीं मिल में जाता है तो इसकी क्या बनती है, चीनी बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक सेक्टर, ठीक है। अब जो हमको जो उससे चीनी मिली तो वो हो गई हमारी द्वितीयक सेक्टर। तो इस तरह से ये जो है हमारा द्वितीयक सेक्टर में, ये जो प्राकृतिक सेक्टर है, जो प्राकृतिक की चीजें हैं, ये द्वितीयक सेक्टर में हमको सहायता प्रदान करती हैं। और जो ये जो प्राथमिक सेक्टर था, इसके बाद कौन सा आता है, दूसरा नंबर जाता है, वो द्वितीयक सेक्टर का आता है। और यहाँ पर वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती। जो यहाँ पर वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से हमको नहीं मिलती, प्राकृतिक वस्तुओं को ही हम उसके आगे उसकी प्रोसेसिंग करके, उसकी जो विनिर्माण करके उसको नई चीज़ बनाते हैं, तो वो द्वितीय सेक्टर में आ जाती है। जैसे कारखानों में और कार्यशालाओं में, घर पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। जैसे कोई कपास का पौधा में उसके जो रेशे का उत्पादन कर और सूत काटते हैं, कपड़ा बुनते हैं, तो कपास तो हो गया प्राथमिक जो है उत्पादक, और उससे सूत काटा और कपड़ा बनाया, और जैसे गन्ने से चीनी बनाया, तो ये क्या हो गया, हमारा द्वितीयक उत्पादक हो गया। माल के रूप में उपयोग की जाने वाली चीनी गुड़ से तैयार करते हैं। इस तरह मिट्टी से ईंटें बनाते हैं। इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर औद्योग से जो है, जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे द्वारा उनकी सहायता से हम कोई चीज़ नई चीज़ बनाते हैं, तो इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। अब दो क्षेत्रक हमने देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं जो है हमारा तृतीयक सेक्टर कौन सा है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो क्षेत्रों से ये भिन्न है। इसके अंतर्गत प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों के विकास की मदद करता है। इन दोनों से भिन्न है, इनका सहायक है, इनकी सहायता से करता है। इसकी मदद से प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक व खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रकों या ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है। इन उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन और दूसरे वार्तालाप करने का जो संवाद करने, जैसे बैंकिंग से कर्जा लेने, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग सेवाएं, व्यापारिक तृतीयक गतिविधियां, कुछ इसके उदाहरण हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ, कभी समझ में नहीं आएगा आपके। जो तृतीयक सेक्टर है वो क्या है, बेसिकली जो हमको सेवाएं मिलती हैं। जैसे कोई ट्रक से अपने माल लोड करके जा रहा है, ना तो कुछ वो बना रहा है, ना उसे प्राकृतिक से उसने खेती करी है, उसने सिर्फ अपनी सेवा दी, अपने ट्रक से माल लोड करा और वो लेके गया, वहाँ पहुँचा दिया, तो वो किस में आएगा, तृतीयक सेक्टर में आएगा। बैंक में जो बैंक जो है हमारी जो संचार हैं, वो जो भंडारण है, जहाँ पर हम सेवाएं रखते, जो हमारी जो अनाज जो स्टोर करके रखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो सेवा दे रहे हैं, टेलीफोन हम बात करते हैं, हम टीवी देखते हैं, या बैंकिंग है, या नौकरियां जो हैं, जो सरकारी नौकरी भी हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारी जो है तृतीयक सेक्टर में आती हैं। और इसे और क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन में सहायक नहीं रहती। जैसे कह रहे हैं कुछ ऐसी सेवाएं भी आती हैं जिससे कोई उस उत्पादन में कोई उनकी सहायता नहीं होती। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या करता है, किसी मरीज का इलाज करता है, तो उसके बदले वो पैसा लेता है, ना तो कुछ उत्पादन करता है वो, ना तो कोई चीज़ बनाता है, वो क्या अपनी सेवा देता है। जैसे धोबी, नाई, मोची, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जो सीए हो गए, इस तरह से। जैसे और आगे दे रहे हैं, इंटरनेट कैफे हो गया, बूथ हो गया, कोई कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई। तो ये सब कैसे हैं, ये सब आते हैं किसमें, तृतीयक सेक्टर में आते हैं, जो ना तो कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सेवा देके वो कुछ काम कर रहे हैं। तो हमने इसमें देख लिया प्राथमिक सेक्टर जो हमारी कृषि या उससे सहायक वस्तुओं से प्राप्त होता है। द्वितीयक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राथमिक वस्तुओं को लेकर कुछ नई चीज़ बनाता है। जैसे गन्ने को लेकर किसी ने चीनी बना दी, कपास को लेकर कपड़ा बना दिया या सूत बना दिया। और जो सेवा सेक्टर होता है, तृतीयक सेक्टर होता है, उसमें नौकरी, बैंकिंग और एटीएम हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हो गए, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां बनाती हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये हो गए, ये सब इसमें तृतीयक सेक्टर में आते हैं। इस तरह से हमने 3 सेक्टर को देख लिया है। अब आगे देख लेते हैं।
अब इसमें कह रहे हैं कि यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं। देखो ये क्या होगा, 1, 2 और 3, ये जो है ये मान लो गन्ना है, ठीक है, और ये मील है, और ये भैया हैं जिनके पास हमारा ट्रक है, ठीक है। अब किसान ने अपना गन्ना खेत में उगाया, अगर मील वाला उसको लेने से मना कर दे तो क्या किसान को फायदा होगा? और मान लो मील वाला भी लेने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये भैया अपने ट्रक से इसको मील तक न पहुंचाएं तो कैसे होगा? तो इस तरह से ये कहा जाता है कि ये एक दूसरे से सब मिले जुले हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये जो इंटरकनेक्टेड हैं, कोई अलग अलग करके नहीं रह सकता। अब मान लो मील वाला ही चाहिए मैं गन्ना लूंगा, वो किसान गन्ना ना दे, फिर क्या होगा? तो इस तरह से ये सब आपस में मिले जुले हैं, इसमें सिर्फ यही समझाने की बात हो रही है। तो आगे देखते हैं हम। अब इसमें कह रहे हैं कि 3 क्षेत्रकों की तुलना, अब इनमें क्या अंतर है, क्या जो है जरूरत है, वो देख लेते हैं एक बार। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में के विविध उत्पादन कार्यों में काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए काम करते हैं, ठीक है। मतलब कह रहे कि इन तीनों में बहुत ज्यादा आदमी लगा हुआ है और उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है। अनेक चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादित होती हैं और कितने लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से यह एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। या क्या कह रहे हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, पहली बात तो इनमें बताया कि ये काफ़ी जो सेवाएं प्रदान करते हैं, काफ़ी वस्तुओं का निर्माण करते हैं और इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और कहने की कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, देश की मान लो कि जैसे अपनी इंडिया है, इंडिया भारत है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो क्षेत्र तो सारे होंगे, जो सेक्टर जो है वो तो सारे होंगे, प्राथमिक भी होगा, द्वितीयक भी होगा और तृतीयक भी होगा, लेकिन किसी एक जो क्षेत्र होगा तो उसकी क्या होगी, प्रधानता होगी। वो सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता होगा, सबसे ज़्यादा उसमें अपना जो है योगदान देता होगा। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की एक गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि उनकी गणना कैसे करते हैं, कैसे उनकी गणना करते हैं और जो कुल उत्पादन होता है उसको कैसे निकालते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव है। ये वैसे देखने में तो असंभव है क्योंकि इतनी सारी वस्तुएं रोज आप जिधर भी नजर उठाओ कुछ ना कुछ वस्तु जो है वो आपको दिखी जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो निर्माण हो ही रहा है उसका, वो कुछ ना कोई उसको बना ही रहा है। हम अपने कमरे में देख लें, अपने घर में देख लें, अपने चारों ओर कहीं भी देख लें, जो भी कुछ बन रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी सेक्टर में तो आता ही है, उसमें वो निर्माण हो रहा है, उसमें वो बन रहा है। उनकी गणना हम कैसे करें, ये देखने में थोड़ा असंभव लगता है, लेकिन ये करके ही हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनती है। अब आगे देखते हैं। यह न केवल बृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम हैं, कारों और कंप्यूटरों, कीलों, जितनी भी कारें हैं, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर हैं, मतलब ये जो भी हैं, ये सब संख्या जो है इनका योगफल कैसे करते हैं, यह अत्यंत बेतुकी बात है। मतलब बेतुकी कैसे है कि बेतुकी इस तरह से है कि इतनी कोई कील भी बन रही है, कोई पिन बन रही है, छोटी सी स्टेपलर हम यूज़ करते हैं अपने घर में, जैसे किसी चीज़ को, पेज को या किसी चीज़ को थड़ना होता है तो इसके लिए स्टेपलर करते हैं, उसकी पिन कितनी सी होती है, या सुई जो हमारे घर में आती है कितनी सी होती है, और ये कितनी बड़ा ट्रक बनता है, इतनी बड़ी बड़ी कार पुर्जे जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो बनती हैं, वो कैसी, इनकी गणना कैसे करना है, छोटे से लेकर बड़े तक की गणना करना बेतुका तो लगता है लेकिन ये करा जाता है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्री का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग, अभी इसमें कह रहे हैं कोई संख्या का मत गिनो, जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि संख्या गिनोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके मूल्य को गिनो कि इस भाई इतने रुपए की ये चीज़ है और ये ऐसे है। जैसे इसमें दिखा रहे हैं, यदि 10 लाख किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम से की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का कितना मूल्य होगा, 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल के हिसाब से 5,000 नारियल का मूल्य कितना होगा, 50,000 होगा। इसी तरह से तीनों क्षेत्र हैं उनके मूल्यों की गणना की जाती है। ध्यान रखने की बात जो इसमें आप क्या कर रहे हैं, ध्यान रखने की यहाँ एक सावधानी बरतनी है कि यहाँ एक यह सावधानी बरतनी है कि जो बेची हुई वस्तु व सेवा है उसकी गणना करना जरूरी नहीं है। कह रहे जैसे हमने कोई गेहूं को हमने बेच दिया तो उससे आटा बना, तो उसकी गणना करना हमको जरूरी नहीं है। और क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको फिर वो गेहूं जो है आटा बनाएगा और फिर उसका जो है फिर ब्रेड बनेगा मान लो, तो उसकी जो कह रहे हैं कि जो गेहूं है उसका नहीं, तो किसकी गणना करेंगे हम, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना यही औचित्य होगा। कह रहे जो सबसे अंतिम उत्पाद है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, अभी ये गेहूं है, मान लो ये गेहूं है, गेहूं से किसी ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री ने
उसको लिया, ये यहाँ पर ब्रेड बनता है, यहाँ पर गेहूँ है, अब यहाँ पर आटा बनेगा उसका। तो कोई चक्की वाला अगर आटा पीस देता है तो हम उस चक्की वाले को थोड़ा ना गिनेंगे, उसको नहीं, क्योंकि हम किसको गिनेंगे, जो हमारा अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद हमारा क्या है, वो ब्रेड है जिसको हम लेना चाहते हैं। इसी तरह से कोई गन्ना है, गन्ना मान लो किसान ने खेत में लगा रखा, किसान के गन्ने से फिर कहीं गया जहाँ पे मान लो गुड़ बनता है, तो उन्होंने क्या उसका चाशनी बनाया, जो उसका रस निकाला, तो रस को हम नहीं गिनेंगे, जो अंतिम जो गुड़ बन के निकला है, जो खाने के लिए, जो उपभोग करने के लिए तैयार है, हम उस अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही उसमें गिनना हमारे लिए क्या औचित्यपूर्ण होगा। केवल अंतिम वस्तुओं, अब इसमें कह रहे हैं जो केवल अंतिम वस्तुएं हैं उनकी गणना क्यों, उनकी गणना क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर हम उसको अगर बीच में ही गिन लेंगे तो क्या होगा, उसकी डबल गिनती हो जाएगी। एक बार तो आटे को हमने उसमें गिन लिया, मान लो 5 रुपये या 8 रुपये किलो, मान लो 18 रुपये किलो आटा है इस समय, ठीक है, मान लो जो 18 रुपये किलो आटा है, मान लेते हैं हम 18 रुपये किलो आटा है, और वो ब्रेड जो बनता है 1 किलो आटे में, 1 किलो आटे में 2 पैकेट ब्रेड बनता है, ठीक है। तो हम इसको कितना, और हमने 5 किलो आटा लिया यहाँ पर, तो एक बार तो यहाँ पर गणना हो जाएगी, एक बार तो यहाँ हम गणना कर लेंगे इसका। और ब्रेड मान लो वो 60 रुपये का पैकेट है, ठीक है, मान लेते हैं कि मानने के लिए है, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मान लेते हैं कि कोई 60 रुपये की एक पैकेट है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 दूनी 12, 120 रुपये का यहाँ हो गया। अगर हम इसमें इस तरह से गणना करेंगे तो इस तरह से गणना में क्या होगा कि 90 रुपये तो यहाँ हो जाएगा काउंट, और 120 रुपये यहाँ काउंट हो जाएगा। इस तरह से हमको 210 रुपये मिलेंगे। लेकिन क्या ये सही है, क्योंकि इसी आटे से ये ब्रेड बना है, तो एक बार तो यहाँ गणना हो गई 90 रुपये, एक बार यहाँ 120 रुपये हो गई। तो इसलिए हम जो करते हैं कि अंतिम वस्तु पर ही, जो अंतिम जो उत्पाद होता है उसी को काउंट करते हैं, और इसीलिए हम इसको, इसकी जरूरत है कि अंतिम पर ही इसको काउंट करा जाए। अब इसमें देख लेते हैं, किसी विशेष वर्ष के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। जैसे किसी वस्तु या क्षेत्रक, मान लो ये फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जितना भी हमको फैक्ट्रियों से उत्पादन होता है, एक वर्ष में उन सभी फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन हुआ, मानने के लिए हम मान लेते हैं कि सभी फैक्ट्रियों में मोबाइल फोन बनता है, ठीक है, और ये मोबाइल फोन कंपनियां, सारी जितनी भी कंपनियां मिला के मानने के लिए मान रहे हैं 10,000 फोन बनाती हैं, ठीक है, और प्रत्येक फोन मान लेते हैं कि 1,000 रुपये का है, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो एक वर्ष में तो इसका कितना जो कुल उत्पादन होगा वो कितना होगा, जो एक वर्ष में इनका उत्पादन होगा, सॉरी दोबारा देख लेते हैं एक बार। एक फैक्ट्री है, ये मान लो ये सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, इन्होंने 10 मोबाइल बनाए पूरे वर्ष में, मान लेते हैं हम, और प्रत्येक मोबाइल 1,000 रुपये का है, तो ये इन्होंने कितने के 10,000 रुपये के मोबाइल बनाए हैं पूरे साल में। तो ये उस क्षेत्र का, उस सेक्टर का, उस क्षेत्र का कुल उत्पादन होगा जो एक वर्ष में किया गया है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योग को देश की सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मान लो एक सेक्टर है जो कृषि वाला है, दूसरा है जो सर्विस, दूसरा जो है जो किसी वस्तु का विनिर्माण करता है, और तीसरा जो है वो सेवा देता है। इन तीनों सेक्टर को जो अंतिम उत्पाद है उसको मिला दिया जाए, और एक वर्ष में वो जितना उत्पादन करते हैं, एक वर्ष में जितना उत्पादन वो करते हैं उसी को हम क्या कह देंगे, उसको ही कह देंगे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो होता है। और यहाँ कह रहे हैं कि यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जो उस वर्ष में उत्पादन है उनका ये मूल्य है, सबको जोड़ के उनकी जो रुपए निकाल लेते हैं, कितने रुपए की ये बनी है, कितने इनका मूल्य है, तो वो क्या हो जाती है, उस जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था का विशालता प्रदर्शित करता है। और ये क्या बताती है कि किसी देश की कितनी अर्थव्यवस्था है, कितनी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था है, ये तीनों को मिला के और हम बताते हैं। इसमें क्या कहा इन्होंने, तीनों सेक्टर को पहले जो उनका उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद तीनों को हम जोड़ते हैं, जो एक साल के अंतिम जो उत्पादित वस्तु है, एक साल में जितनी उन्होंने जो कंज्यूम करने के लिए, जो उपभोग करने के लिए तैयार है, उनको जोड़ लेते हैं। उसको जोड़ने के बाद फिर इससे यह पता लगता है कि उस देश की कितनी अर्थव्यवस्था है। अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि भारत जो है, जो इंडिया है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो ये कार्य होता है, कौन करता है, भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, उसका जो कौन सा मंत्रालय होता है, जो उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्रालय है, ये किसी क्षेत्र, क्योंकि देखो ये अर्थव्यवस्था किसकी निकलेगी, कोई यूपी की, दिल्ली की, राजस्थान की, बिहार की, गुजरात की, और ऐसे केरल, पंजाब की ऐसी नहीं निकलेगी। अर्थव्यवस्था जो निकलेगी पूरे जो भारत की निकलेगी, किसी एक यूपी और दिल्ली और इस तरह के राज्य की निकलेगी, पूरी जो भारत की निकलेगी। तो इसको निकालेगा कौन, यूपी वाला तो अपना निकाल देगा मान लो, और गुजरात वाला अपना निकाल देगा, ये अपना निकाल देगा, वो अपना निकाल देगा, सारे राज्य अपने अपने निकालेंगे, तो फिर कैसे पता लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो निकालता है कौन, केंद्र सरकार, पूरे सेंटर जो होता है, सेंटर से ये इसका सेंटर का मंत्रालय इस पूरे को निकालता है। यह मंत्रालय जो राज्य की केंद्र
शासित जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रकों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और फिर उसे जीडीपी का अनुमान लगाता है। क्या कहते हैं, जो इनके जो सहायक केंद्र सरकार के जो सहायक मंत्रालय हैं, जो सहायक जो इनकी जो क्षेत्र हैं, विभिन्न सरकारी विभाग हैं, उनसे क्या करता है, डाटा इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके फिर वो अपनी जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका क्या है, अनुमान लगाता है। ठीक है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, अब ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों में या देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास का प्रारंभिक जो अवस्थाओं में प्रारंभिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। ये कह रहे हैं कि जो आरंभिक समय था, जब शुरुआत था, जब विकसित हो रहे थे सभी देश, सभी अपनी अपनी तरक्की कर रहे थे, जो आरंभिक समय था उसमें कौन था, प्राथमिक सेक्टर ही क्या था, सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता था। जो कृषि है, जो उससे रिलेटेड है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, या और कुछ ऐसे जो कृषि से, जो प्राकृतिक चीज़ों से जो संबंध रखते हैं, उनका महत्वपूर्ण प्रारंभिक जो स्तर था, जो प्रारंभिक अवस्था थी पहले, उसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता था। जैसे जैसे कृषि प्रणालियाँ परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होते गए, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। कह रहे जैसे जैसे, क्योंकि अब धीरे धीरे आदमी क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, नई नई चीज़ों के आविष्कार कर रहा है, तो कृषि क्षेत्र में भी नई नई टेक्निक आई और उत्पादन बढ़ने लगा। आप अनेक लोग अब जो है, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, फिर उसको रखना है, उसको संभालना है, क्योंकि खराब करेंगे तो क्या होगा, फिर नष्ट होगा। उत्पादन बढ़ा जो, तो उसके फिर उन्होंने अवसर मिले नए नए, उनको संरक्षित करना है, उनकी नई चीज़ें बनानी है। नई चीज़ें नहीं बनाएंगे तो खराब हो जाएगा। फिर इस तरह से आदमी की बुद्धि बढ़ी कि इसको अब नई नई चीज़ें करना है। तो उसके उस आगे फिर आगे फर्दर जो जॉब्स बनी, अब अनेक लोगों को दूसरे कार्य करने लगे, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ा तो उसमें जो उत्पादन बढ़ा तो लोगों को काम भी मिलना चालू हो गया। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय और विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन प्रशासक और सैन्य कार्य इत्यादि से जुड़ गए। और इसके बाद क्या हुआ, फिर लोग नए नए तरीकों की जो सेवाएं हैं उसमें जुड़ने लगे। कोई परिवहन में आ गया, क्योंकि अब माल जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी है जहाँ कम उत्पादन होता है, तो परिवहन का जो है उसकी सेवा आ गई। सैनिक उसका जो है, मान लो किसी चीज़ को रख रखाव करना है तो उसकी सेवा भी आ गई। फिर भी इन अवस्था में अधिकांश उत्पादन, जो उत्पादित वस्तुएं हैं, प्राकृतिक उत्पाद थी, लेकिन फिर भी क्या था, लेकिन अधिकांश जो था वो क्या था, प्रकृति से ही उस समय बना हुआ था। जो प्रारंभिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इन्हीं क्षेत्रक में रोजगार करते थे। अब कह रहे हैं जो प्रारंभिक समय था उसमें जो उन्हीं प्रारंभिक क्षेत्र का ही सबसे बड़ा योगदान था और लोग उसी में ही सबसे ज़्यादा नौकरी करते थे। और आगे क्या हुआ, लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और इनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती में काम करते थे उनमें से अब बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इसी कारण अतिरिक्त समय में भी काम करने लगे। इसके कारण क्या होगा, अतिरिक्त समय में भी लोग काम करने लगे। इसका अर्थ है कि क्षेत्रक का महत्व परिवर्तित हो गया। इसमें कह रहे हैं कि जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों ने अपने कारखाने लगाए, जो फैक्ट्रियां लगाई, लोग जो है खेती से उसमें जाने लगे। अब धीरे धीरे जो प्राथमिक क्षेत्र का उस समय जो शुरुआत समय में दबदबा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब किसका जो है 100 सालों बाद किसका जो दबदबा आ गया, जो जिसकी अधिकता आ गई वो आ गई द्वितीयक सेक्टर की। इसमें लोग अधिक काम करने लगे और उत्पादन अधिक करने लगे, उनका उपयोग अधिक करने लगे। और आगे, और गतित 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक सेक्टर से तृतीयक सेक्टर की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का बड़ा महत्वपूर्ण जो कह रहे हैं कि जो 100 वर्ष पहले जो आरंभिक में कृषि में लोग लगे थे, उसके 100 वर्ष बाद किसमें आई, फैक्ट्रियों में आई। अब उसके 100 वर्ष बाद जो विकसित देश हैं वहां पर अब क्या है, तृतीयक सेक्टर जो है अपनी दबदबा बना रहा है। तृतीयक सेक्टर की अधिकता आ रही है। लोग अब ना तो कोई विनिर्माण कर रहे हैं, ना कृषि में लगे हैं, वो अब सर्विस में जा रहे हैं। पुनः बदलाव हुआ है। अब 100 साल बाद में पुनः बदलाव हो गया, जो तृतीयक सेक्टर में लोग आने लगे। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक में का महत्व बढ़ा है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही जो है नियोजित हैं और विकसित देशों में यही सामान्यतः लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रकों में का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? गतित वर्षों में विकसित देशों में देखे गए जो गतित वर्षों में कुछ वर्षों में जो हुआ परिवर्तन हुआ है, समान रूप से में क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। तो हमने इसमें देख लिया कि जैसे 100 पहले आरंभिक मनुष्य जो किसमें था, कृषि में था, प्रारंभिक सेक्टर में था। 100 वर्ष बाद किसमें आया, द्वितीयक सेक्टर में आया। उसके 100 वर्ष बाद किसमें आ गया, फिर वो कृषि में आ गया। उसमें अगले 100 वर्षों में किसमें आ गया, वो जो है सर्विस सेक्टर में आ गया। यह दिखा रहा है कि और ये सर्विस सेक्टर ही विकसित देशों का लक्षण बताता है। अब भारत में क्या हुआ, इसको हम अगले अध्याय में आगे पढ़ेंगे।